नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिमालयन रिवर सिस्टम को। और हमने पढ़ा था कि हिमालयन रिवर सिस्टम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक है हमारा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र को, जिसको हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम इंग्लिश में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। को सिंधु नदी तंत्र की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में, हम पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में, चेनाब के बारे में, रावी के बारे में, ब्यास के बारे में और सतलज नदी के बारे में। वन बाय वन हम हर एक नदी को डिटेल में पढ़ेंगे। कि अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है, और जो मानसरोवर झील है ना, ये तिब्बत में स्थित है। लगभग 5180 मीटर की हाइट पर ये झील है, और इसी झील से लगभग 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर ये आपको जो पर्वत दिख रहा है ना, इस माउंटेन को बोला जाता है कैलाश रेंज, यानी कैलाश पर्वत श्रेणी इसे कहा जाता है। और ये जो पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का ही एक रेंज है। और इसी पर्वत श्रेणी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्लेशियर का नाम है चेमायांगडुंग ग्लेशियर। और यहाँ पर जो आपको मैंने ये बना रखा है ना, यहाँ पर ये पर्वत ऊपर से बना रखा है, इस पर्वत को बोला जाता है कैलाश पर्वत बोला जाता है। यानी साक्षात ये कैलाश पर्वत है जहाँ पर देवों के देव महादेव यानी भोले शंकर और माता पार्वती का निवास स्थान है। तो इसी चेमायांगडुंग ग्लेशियर का पानी इस मानसरोवर लेक पर आता है, और इस झील से दो बड़ी नदियां निकलती हैं। एक नदी है ब्रह्मपुत्र तो पूर्व दिशा की तरफ बहती है, और जो ये इंडस नदी है ये पश्चिम दिशा में बहेगी। और जब ये नदी पश्चिम दिशा में बहते हुए तिब्बत से होकर आगे बढ़ेगी तो तिब्बत में बहते हुए और कैलाश पर्वत को काटते हुए यह नदी आ जाती है इस डेमचौक नाम की जगह पर। डेमचौक जो जगह है यहाँ पर ये लद्दाख में स्थित है। यानी इस डेमचौक नाम की जगह से जो सिंधु नदी है ना, अब ये भारत में एंटर हो जाएगी। और भारत में ये कहाँ एंटर होती है? भारत के लद्दाख राज्य में। और यहाँ से सिंधु नदी अब आगे बढ़ेगी और ये आ जाती है इस लद्दाख राज्य में, और लद्दाख के लेह और कारगिल जिले से होते हुए सीधे सिंधु नदी एंटर हो जाती है। कहाँ पर? इस पीओके में। पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और इस पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान नाम की जगह पर ये सिंधु नदी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं बुंजी। इस बुंजी नाम की जगह पर सिंधु नदी इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर एक गहरी घाटी बनाती है, जिसे सिंधु गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इस चिल्लास नाम की जगह से ये सिंधु नदी ना, ये अब पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। और पाकिस्तान में जब एंटर होती है तो यहाँ पर मैंने लिखा है केपी, यानी जिसको बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा राज्य। तो यानी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में ये सिंधु नदी एंटर हो जाती है। और जहाँ पर इस सिंधु नदी में यहाँ पर एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है काबुल नदी। ये काबुल नदी जो है ये हिंदुकुश पर्वत से निकलती है। ये हिंदुकुश पर्वत जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। तो अफगानिस्तान वाले हिस्से से ये काबुल नदी निकलती है और इस खैबर पख्तूनख्वा राज्य में इस सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये जो सिंधु नदी है खैबर पख्तूनख्वा राज्य के बाद पाकिस्तान के पंजाब राज्य में एंटर हो जाती है। और इस पंजाब राज्य में इस नदी में यहाँ से अगर देखें हम, इस सुलेमान पर्वत श्रेणी से कुर्रम नदी और गोमल नदी भी इस सिंधु नदी में मिल जाती है। एक्चुअली में जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है और जो किरथर पर्वत श्रेणी है, ये सब हिमालय की ही रेंज है। अब पंजाब राज्य के ही इस मीठनकोट नामक जगह पर इस नदी में, सिंधु नदी में पंचनद मिल जाती है। पंचनद का मतलब ये हो गया, यानी भारत से आने वाली ये 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास
और सतलज। तो ये सभी नदियां पाकिस्तान में एक जगह है पंचनद, वहां पर मिल जाती हैं और वहां से इन नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है और मीठन कोट में ये अब सिंधु नदी से मिल जाती है। अब सिंधु नदी इन पांचों नदियों का पानी समेटते हुए अब यहाँ से आगे बढ़ेगी और एंटर हो जाती है पाकिस्तान के सिंध राज्य में। अब पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है, अगर हम मैप में देखें तो ये सिंध राज्य भारत के गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से को टच करता है, ठीक। और इसी सिंध राज्य में अगर आपने इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा होगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पर कुछ फेमस साइट्स हैं, जैसे कोट डीजी, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो और आमरी। तो ये सब सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता हो कि भाई मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है या चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद सिंधु नदी सिंध राज्य में ही कराची, जो पाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी, तो कराची के पास ही अब अरब सागर में मिल जाती है और इस तरह से सिंधु नदी की एंडिंग हो जाती है इस अरेबियन सी में। और मानसरोवर लेक से लेकर और मानसरोवर लेक से लेकर और अरेबियन सी तक सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है और इसमें से 1114 किलोमीटर की लंबाई सिंधु नदी की कहाँ है, भारत में है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंधु नदी का पूरा जो फ्लो चार्ट है मानसरोवर लेक से और अरेबियन सी तक। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी पर वो कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकता है, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं और इनके हिसाब से आपको इन सबको अच्छे से याद करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन, यानी यहाँ पर वो आपसे पूछ लेगा कि भाई जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो आंसर आपका हो जाएगा मानसरोवर झील, ठीक। अगर उसने माउंटेन का नाम पूछा तो आप लिख सकते हैं कैलाश रेंज, अगर उसने ग्लेशियर का नाम पूछा तो आप लिख सकते हैं चिमायांगतुंग ग्लेशियर, और अगर उसने क्वेश्चन और घुमा के पूछ देगा भाई जो कैलाश पर्वत श्रेणी है ये किस हिमालय का पार्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं आगे कि ड्रेन इनटू, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु नदी कहाँ गिरती है, मतलब अपने पानी का विसर्जन कहाँ पर करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा अरेबियन सी, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर फ्लो इन 3 नेशंस, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो तिब्बत, इसके बाद ये भारत हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो कुल मिला के 3 देशों से होकर सिंधु नदी बहती है। अब अगर हम आगे चलें इसमें ऋग्वेदिक नेम, यानी सिंधु नदी जो है इसका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में जिस सप्त सैंधव रीजन की बात की गई है उस सप्त सैंधव रीजन में 7 नदियां बहती थी, तो वो 7 नदियां कौन सी थी, यही तो थी आपकी इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। तो उन्हीं में से एक आपकी सिंधु नदी भी, एक इंडस रिवर भी है जिसका ऋग्वेदिक नाम क्या है, सिंधु नदी है, ठीक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, तो आंसर आपका हो जाएगा सिंधु। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि सिंधु एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है पूर्ववर्ती नदी, इसको बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी। अब देखो पूर्ववर्ती नदी का क्या मतलब होगा, पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये होता है कि जिन नदियों ने हिमालय का उत्थान होने के बावजूद अपने मार्ग को चेंज नहीं किया। इसके लिए देखो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझा देता हूं यहाँ पे, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। यानी जो सिंधु नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी है और सतलज नदी है, इन नदियों की उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले हो गई थी और इन सब नदियों का पानी, चाहे मैं सिंधु नदी की बात करूं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं, मैं सतलज की बात करूं, और नीचे जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वहां से आने वाली नदियां, चाहे मैं सोन नदी की बात करूं, केन, बेतवा, चंबल,
ये सारी नदियां पानी गिराती थी किसमें? इस टैथिस सागर में, इस टैथिस नाम के सागर में, टैथिस सागर में। यानी जहां पे आज हिमालय है वहां पर कभी एक टैथिस नाम का सागर हुआ करता था। अब हुआ क्या कि इस टैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय ऊपर उठा। अब जब हिमालय इनके रास्ते में नीचे से ऊपर आ रहा था तो ये नदियां क्या करती गई? उसको काटती गई, यानी वही इरोजन करती गई, और जिससे हिमालय में गहरी 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 घाटियां बनती गई, और इस तरह से हिमालय धीरे 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 ऊपर उठता गया। ये नदियां हिमालय को काटती गई, पर इन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। इसीलिए तो जब कभी आप ग्रेटर हिमालय पर जाएंगे तो ये यहाँ पर पाकिस्तान, ये पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बुंजी नाम की जगह पर सिंधु नदी ने इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर एक बहुत गहरी घाटी बनाई गई जिसको सिंधु गॉर्ज कहा जाता है। इसी तरह से जो सतलज नदी है, इसने जब ये हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है तो वहां पर इसने जास्कर पर्वत श्रेणी पर बहुत गहरा गॉर्ज बनाया हुआ है जिसको शिपकिला गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो इसने नामचा बरवा के पास में ग्रेटर हिमालय पर एक बहुत गहरा गॉर्ज बनाया जिसको कोरबा गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जाता है। मतलब वो नदियां जिन नदियों ने हिमालय का उत्थान होने के बावजूद भी अपने मार्ग को चेंज नहीं किया। तो जो सिंधु नदी है हमारी, ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, एक पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे इसमें बेसिन। यानी अगर हम बात करें बेसिन की, तो ये बेसिन का मतलब क्या होता है? यानी जिसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। बेसिन से ये मतलब हुआ कि कोई नदी जहां से ओरिजिनेट होती है, जैसे अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी कहां से निकल रही है? मानसरोवर झील से। तो इस मानसरोवर झील से ये नदी कहाँ गिर रही है? अरेबियन सागर में। अब इस अरेबियन सी तक जो ये रास्ता कवर कर रही है, इस बीच इस नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिल जाती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा सहयोग नदी, यहाँ पे गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, इधर से दराज, सुरू, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये सारी की सारी नदियां इस सिंधु नदी में क्या लेकर आ रही हैं? अलग अलग जगहों से पानी लेकर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि किसी भी मुख्य नदी में उसकी जो सहायक नदियां हैं, जहां जहां से पानी लेकर आती हैं, वो पूरा इलाका रिवर बेसिन कहलाता है या उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो अगर सिंधु नदी की हम बात करते हैं, इसका जो कैचमेंट एरिया है या इसका जो रिवर बेसिन है लगभग 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और गंगा नदी के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। तो आई थिंक ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेमस टाउन की। सिंधु नदी के किनारे क्या कोई फेमस टाउन होगा? अब देखो, इसके किनारे ऐसा कोई फेमस टाउन है नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ये सिंधु नदी सिर्फ भारत के एक ही राज्य में बहती है और उसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख में केवल ये लेह जिले और कारगिल जिले से होकर गुजरती है। उसके बाद तो ये पीओके होते हुए सीधे सीधे पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए फेमस टाउन से रिलेटेड इसमें कोई क्वेश्चन खास बन नहीं सकता है। अब हम देखते हैं इसकी टोटल लेंथ और लेंथ इन इंडिया। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि टोटल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। बात हम करते हैं यहाँ पर इसकी, यहाँ पर एक चीज छूट गई हमारी, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां, इंपॉर्टेंट है। और सहायक नदियों का मतलब क्या होता है कि मुख्य नदी में जो उसके राइट से और जो उसके लेफ्ट से जो छोटी बड़ी नदियां पानी लेकर आती हैं, उन नदियों को कहा जाता है सहायक नदियां। तो सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे सहयोग, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, दास, सुरू, द्रास, सुरू, जास्कर, और ये पंचनद तो है ही आपकी। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लेता है कि बताओ कि कौन सी नदी सिंधु नदी में राइट साइड से मिलती है या दाहिनी तरफ से मिलती है, और कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं तरफ से मिलती है। तो नदी का
दायां और बायां समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नदी, जैसे ये सिंधु नदी है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, सिंधु नदी है। तो हम क्या करेंगे, इस सिंधु नदी के डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे जिधर की तरफ सिंधु नदी फ्लो कर रही है, ठीक। यानी किसी भी नदी के फ्लोइंग डायरेक्शन में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो अब हमारा जो राइट हैंड है, हमारी राइट साइड की तरफ से जो नदी आएगी वो राइट तरफ से आने वाली नदी बोलेंगे, और जो बाईं तरफ से आएगी उसे हम बोलेंगे बाईं तरफ से आने वाली सहायक नदी। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर सिंधु नदी में कुछ नदी दाहिनी तरफ से मिल रही हैं और कुछ नदियाँ क्या हैं जो बाईं तरफ से मिल रही हैं। तो जरा इसको देखते हैं हम कि सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां हैं जो दाहिनी तरफ से मिलती हैं। देखो, सयोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं इस सिंधु नदी की जो राइट से मिल रही है। और अगर हम बाईं तरफ से देखें तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदी जास्कर हो गया, सुरु हो गया, द्रास हो गया, और ये अपनी पंचनद में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब आ जाती है, और ये सब नदी इस सिंधु नदी में बाईं तरफ से मिल रही होती है। तो इस तरह से आपको ट्राइब्यूटरीज या सहायक नदी भी समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम बढ़ते हैं इसमें पावर प्रोजेक्ट्स। सिंधु नदी पर देखते हैं कौन कौन से फेमस पावर प्रोजेक्ट है। हालांकि सिंधु नदी पर बहुत ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट नहीं है, उसकी वजह है इंडस वाटर ट्रीटी। फिर भी जो पावर प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें एक पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निमो बेंजो, और ये है लेह में इंडस रिवर पर, और लगभग 45 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है। और इस पावर प्रोजेक्ट को रन ऑफ रिवर टेक्निक से बनाया गया है। रन ऑफ रिवर टेक्निक में ये होता है कि नदी के पानी को झील के रूप में रोका नहीं जाता, ठीक है ना, यानी उसको टनल के द्वारा कहीं और निकाला जाता है जहां टर्बाइन लगे होते, ठीक है। मतलब नदी के पानी को इस मेथड में रोका नहीं जाता है। दूसरा पावर प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पे चुटकमल पनबिजली परियोजना, जो सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी सुरु नदी पर है, कारगिल में। तो ये है पावर प्रोजेक्ट किस पे, इस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोआब की। तो दोआब का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी दो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, दोआब कहते हैं। मान लो एक नदी आपकी यहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है, ठीक, इस तरीके से और इस तरीके से, और यहाँ पर ये दोनों नदियाँ क्या हैं, मिल जाती है, यानी यहाँ पे मर्ज हो जाती है। तो इनके बीच का जो इलाका होगा ना, इस इलाके को बोला जाता है दोआब। तो ये है दोआब। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अगर हम देखें यहाँ पे सिंधु नदी और झेलम के बीच का इलाका, ये वाला देखो, ये पूरा इलाका, ठीक है ना, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। इसी तरह से झेलम और चेनाब के बीच में जो मैंने रेड में, ये पूरा इलाका, ठीक है, झेलम और चेनाब के बीच का इसको बोलते हैं चाज दोआब। और चेनाब और रावी के बीच जो दोआब, इसको रचना दोआब बोलते हैं। और रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच में इसको बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। तो इन दोआब पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए कि ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब है। ये कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भाई जो बारी दोआब है ये किन नदियों के बीच में स्थित है। और अगर उसको क्वेश्चन और घुमाना होगा तो वो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे कि भाई इन दोआब को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अरेंज कीजिए। तो बस अगर आपको ये रिवर का मैप याद है तो आप बहुत आसानी से इनको लिख सकते हैं। भाई सिंध सागर, चाच, रचना, बारी और बिस्ट। हो सकता है वो आपसे उल्टा बोल दे कि भाई इन दोआब्स को साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अरेंज कीजिए। तो आप हर एंगल से, हर तरह से इनके आंसर को लिख सकते हैं। अब बात हम करते हैं, यहाँ पर दोआब तो हमारे हो चुके हैं, ठीक। हाँ, एक और दोआब मुझे याद आ रहा है और आप लोगों ने इस पे गैस करना है कि मैं किस दोआब की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य था विजयनगर, और यहाँ उसके ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर था बीजापुर साम्राज्य। और इन दोनों ही साम्राज्यों का
आपस में झगड़ा होता था इस दोआब को लेकर। ठीक, तो आप गैस करना कि मैं किस दोआब की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जो ये दोआब था, इस दोआब का नाम था रायचूर का दोआब। रायचूर का दोआब, जो ये रायचूर का दोआब था, ये ऊपर से आपकी कृष्णा नदी है और नीचे से तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी है, तो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा के बीच में जो दोआब था उसका नाम है रायचूर का दोआब। और ये बड़ा ही फर्टाइल लैंड यानी बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर साम्राज्य में कई पीढ़ियों तक उनमें झगड़े होते रहे और उस झगड़े का परिणाम अंततः ये हुआ कि विजयनगर साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक, बाकी आपने इतिहास में इसको पढ़ाई होगा, बस दोआब आया इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक, तो आई थिंक आपको दोआब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हमारा बच जाता है इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु नदी समझौता। अब देखो ये सिंधु नदी समझौता क्या था, यानी पाकिस्तान जब अलग देश बन गया था उसके बाद पाकिस्तान को बहुत बाद में ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए और भारत इन नदियों का पानी रोक दे, क्योंकि देखो सारी नदियां जो है ना ये भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है और इन नदियों की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? उनका जो एग्रीकल्चर होता है, उनकी जो कृषि होती है ना, वो हमारे इन नदियों के पानी पर निर्भर करता है। उनका जो पीने का पानी होता है वो इन नदियों पर निर्भर होता है। और अगर भारत ने कभी नदियों का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। तब पाकिस्तान ने ये सोचा कि क्यों ना हम भारत के साथ में एक ट्रीटी कर लें, तो उस ट्रीटी या उस संधि का नाम रखा गया था सिंधु जल समझौता। अब ये सिंधु जल समझौता जो था ये हुआ था 1960 में, और 1960 में समझौता हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था कराची में। ये हुआ था कराची में, और कराची में जब ये समझौता हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से आए थे वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान, और भारत की तरफ से गए थे हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब दो देशों के बीच में जब कोई समझौता होता है तो एक जरूर मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो अब यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए आया था वर्ल्ड बैंक, और उस समय जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर साइन कर दिए थे। अब जब ये साइन कर दिए गए थे तो इस समझौते में कई सारी बातें थी। उनमें से जो इम्पोर्टेंट बात आपने दिमाग में रखनी वो ये है कि समझौते में ये डिसाइड किया गया था कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, यानी ऊपर से 3 नदियों का मतलब इंडस, झेलम और चेनाब का 80% वाटर पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% वाटर भारत इस्तेमाल करेगा। और जो नीचे की आपकी ये 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% वाटर भारत इस्तेमाल करेगा और 20% वाटर पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो ये था हमारा आज का सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। और इंडस रिवर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इसमें सारे कवर कर दिए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, और यहाँ पर एक जो रेड बटन बना होगा ना उसको ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आए सबसे पहले वो आप तक जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।